मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक कि पढ़ाई कर रहे होगे तुम लोग। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये अपने बोर्ड्स के लिए है, या फिर यूं कहो कि इसका जो रिजल्ट है वो अपने को कंपटीशन में भी आएगा। समझ गए ना? तो हमने पिछले दिन क्या याद किया, क्या क्या देखा अभी तक डाइपोल के बारे में? तो डाइपोल के बारे में हमने ये देखा है कि इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल के पीछे मैंने वजह बता दिया। प्रैक्टिकली स्मॉल लार्ज होगा तो भी दिक्कत नहीं है, मेरे को सिर्फ एक बात चाहिए कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और ढेर सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट किया और उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट किया। तो बच्चों पोटेंशियल कितना था कहीं पे भी? तो पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। माइंड यू यहां क्या लिखा हुआ है? r स्क्वायर, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी? P, और अंडर रूट, बताओ बच्चों बताओ, याद करो। यस, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये वैल्यूज हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था और तुम्हें याद होना चाहिए। देखो मेरे को याद है तो आई थिंक तुम भी याद रखो ना भाई। कहोगे कि आप इतना दिन से पढ़ रहे, ठीक है जो भी है, लेकिन मेरे को याद तो है कि किस कहां पे क्या वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक चीज और क्या, देखो यहाँ आर क्यू है, ये ध्यान रखना। फिर हमने ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन, फिर एक्सियल पोजीशन, इन सभी जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। इसके अलावे बच्चों हमने एक और चीज कैलकुलेट किया था, टैन अल्फा। अल्फा जहां एंगल है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, टैन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टैन थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला अपने हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो इस तरीके से ढेर सारी चीजें हम लोग अभी तक कैलकुलेट कर चुके थे और सभी चीज आपको याद होना चाहिए। क्योंकि देखो एक सेकेंड, इसका जो डेरिवेशन है बच्चों वो एग्जाम में आएगा और रिजल्ट तो मैंने बता ही रखा है, कंपटीशन में आएगा, ठीक है। तो कहोगे आज क्या करेंगे? तो आज बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है ना। डाइपोल का बिहेवियर तुम में से कुछ लोगों को तो बर्दाश्त ही नहीं होता है यार। मैं 100 बार समझा रखा है कि भैया जैसे पढ़ाई चल रही है पढ़ो ना यार, मेरे से ज्यादा थोड़ी तुम आगे आगे पढ़ रहे हो। एक दो मैसेज आया कि सर यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल को रखेंगे तो क्या होगा। अरे भाई तुमसे तो ज्यादा हमें पता है ना कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लोग वहां पढ़ने, तो मैंने सीधा उसको मैसेज किया कि बर्दाश्त करो, समझ गए ना, बर्दाश्त किया करो, वीडियो का वेट किया करो, सब कुछ आएगा निकल के उसमें। एक तो कुछ लोग पहले डाइपोल 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 आ गया डाइपोल, तो इसलिए तुम ना क्या है नहीं है ये देखने के बजाय जो लिखवा दिया गया है ना भाई उसको याद करो। अभी 10 लेक्चर पहले मैंने क्या बताया, 15 लेक्चर पहले मैंने क्या बताया, तो उन चीजों को याद करने में ज्यादा अपना दिमाग खपाओ, ना कि मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ना कि सराउंडिंग में बैठ के सोचते रहो। समझ गए ना? तो इससे ज्यादा आदमी इंटेलिजेंट नहीं होता है, वो बैठ के यही हिसाब किताब बैठ के करता रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सब चीज एक तरीके से आएगा ना। जैसे देखो हम लोग डाइपोल पढ़े, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, तो उसके ऊपर क्या क्या होगा वो आज हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद डाइपोल को यूनिफॉर्म क्या, डाइपोल को भी मैं नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी रखूंगा। फिर डाइपोल की आप जो इसका इक्विलिब्रियम है वो कैसा होता है, इतना तो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ भी नहीं है जितना हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कंपटीशन भी देना है, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला वगैरह याद करो। अच्छा, फॉर्मूला का पूरा एक टेबल बना लिया करो, ठीक है ना। टेबल बना के, क्योंकि ढेर सारा चीज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से अभी तक सोचोगे, सोचो कितने सारे पॉइंट्स आ चुके हैं, तो उन सभी पॉइंट को एक जगह लिख के आप बराबर याद करते रहो, ठीक है। चलो, तो फील्ड पोटेंशियल के बाद अब हम लोग किसी डाइपोल को कहीं देखते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी एनर्जी कितनी है, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो आज का हेडिंग होगा बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला हेडिंग हमारा ये होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन
यूनिफॉर्म, सॉरी इसको मिटा देते हैं पहले हम लोग, उसके बाद। तो आज का जो हेडिंग होगा अपना बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रख देंगे तो उसका बिहेवियर क्या होगा। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब समझते हो। यूनिफॉर्म फील्ड को शो करने के लिए हम लोग पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, प्रैक्टिकली डाइपोल के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो उसको कैसे सोचोगे। सो देखो, जैसे मान लो ये पेन है, इसके पीछे एक रेड पेन वाला कैप लगा दिया हमने। अब ऊपर देखो ब्लैक और नीचे रेड, तो इसको आप मान लो पॉजिटिव चार्ज रेड वाले को, और ब्लैक वाले को मान लो नेगेटिव चार्ज। और ये एक इंसुलेटर है, मान लो रबर का बना हुआ है। तो रबर के एक साइड पे हमने प्लस को फिक्स कर दिया, एक साइड पे माइनस को फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो गया, डाइपोल, ठीक है ना। अभी हम लोग जब डाइपोल बनाएंगे यहां पे, तो मानना कि एक रॉड है और वो रॉड कैसा है, इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये कंडक्टर होगा तो ये प्लस माइनस तो दोनों मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं जिस रॉड की बात कर रहा हूं उस रॉड के एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक एंड पे नेगेटिव, और बीच का जो मटेरियल है वो आपका नॉन कंडक्टिंग है। ओके, तो ऐसे डाइपोल्स को हम लोग रख के देखते हैं और फिर क्या क्या होगा देखते हैं। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स अभी मैं बना के आपको दिखाता हूं। नंबर 1, फोर्स ऑन डाइपोल। फोर्स ऑन डाइपोल, जब यूनिफॉर्म फील्ड की बात हो रही है, ठीक है ना। एक डाइपोल पे कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चों सबसे पहले ये हमने ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी तो इस फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया इस तरीके से, ऐसे। इस एरो का मतलब समझो, जब भी मैं ये एरो बनाऊं तो मान के चलना कि एरो इधर आपका हो गया पॉजिटिव, दूसरे ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव। तो एरो के एक साइड में हो गया पॉजिटिव और दूसरे साइड में क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। और ये एरो बताता है डाइपोल मोमेंट को। तो डाइपोल मोमेंट तो ऐसे ही मैंने बोला है आपका नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव। तो देखो अब यहां पे ये प्लस क्यू चार्ज और ये क्या है बच्चों, माइनस क्यू। तो कितना फोर्स लगेगा, कैसे फोर्स लगेगा, बहुत सिंपल है भाई। देखो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स लगता है फील्ड के एलॉन्ग, है ना। तो हम लोग अगर यहां पे लिखेंगे कि यहां पे इसके ऊपर फोर्स लग गया इधर, और इस फोर्स को हमने क्या कह दिया, F1। F1 जो है फोर्स है इस पॉजिटिव चार्ज पे, किसके एलॉन्ग, फील्ड के एलॉन्ग। ठीक इस तरीके से इधर आपका लग गया इस पे नेगेटिव चार्ज F2। तो इस डाइपोल पे देखो दो फोर्स लगेगा, क्योंकि डाइपोल में दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज लगेगा आगे और नेगेटिव चार्ज लगेगा पीछे। ओके, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे पीछे क्यों लगा, फील्ड के अपोजिट लगता है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव पे फोर्स क्या लगता है, फील्ड के एलॉन्ग। तो दोस्तों यहां से अगर F1 की बात करोगे तो F1 इज इक्वल टू लिखोगे, चार्ज कितना है, Q। तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज कितना है, प्लस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया F1। ओके, F2 कितना हुआ, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो साइन के साथ लिखेंगे माइनस Q, है ना। यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस Q इंटू E। तो ये हो गया आपका F2। तो देखो आपके सामने हमने लिख दिया F1 और F2। F1 है Q इंटू E और F2 है माइनस Q इंटू E। अगर नेट फोर्स की बात करोगे, नेट फोर्स की बात करोगे
तो यहां हम लोग ऐड करेंगे F1 प्लस F2। अगर कोई बॉडी पे दो फोर्स लगता है बच्चों, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालोगे। F1 की जगह क्या रखोगे, Q इंटू ई, और F2 की जगह क्या रखोगे, प्लस माइनस Q इंटू ई। अब कहोगे कि सर सब जगह E क्यों लिख रहे हैं? भैया ऐसा है कि अपना फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म फील्ड की तो खासियत ही हो गई ना भाई कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लोगे, सेम। तो अब देखो यहां प्लस क्यू ई, यहां क्या है माइनस क्यू ई, तो ऑटोमेटिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट यू विल गेट, जीरो। तो इसका मतलब यही हो गया कि किसी डायपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को अगर रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अब तुम में, और ऐसे भी हम लोग पहले सोच सकते थे कि पॉजिटिव पे हमेशा फोर्स आगे लगेगा और इस पे किधर लगेगा, पीछे। फिर तुम कहोगे कि सर क्या डायपोल को ऐसे रखेंगे तभी नेट फोर्स जीरो होगा? नहीं बच्चे, देखो मैं दूसरा डायग्राम भी बना के आपको दिखा रहा हूं। मान लो कि अगर तुमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, ओके, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, यूनिफॉर्म ही लिया, तो भी अगर आप डायपोल को ऐसे भी रख दोगे, मान लो ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया मतलब कि फील्ड से कुछ एंगल बन गया। यहां पे कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वो जो आपका डायपोल मोमेंट है यहां कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। यहां मान लो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगा, फील्ड के अलोंग, दैट इज F1, और इस पे फील्ड के ठीक अपोजिट। लेकिन एक बात सोचो, ऐसे करने से भी क्या फर्क पड़ता है? आखिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी ना। और चार्ज इस पे प्लस क्यू होगा और इस पे माइनस क्यू होगा। तो एक बात आप समझ लो कि डायपोल 90 का एंगल बना रहा हो फील्ड से, या 30 का एंगल बना रहा हो, या 120 का एंगल बना रहा हो, ये मैटर नहीं करता है। डायपोल के किसी भी ओरिएंटेशन के लिए नेट फोर्स जीरो होगा इसके ऊपर, अगर आप इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो। तो मैं यहां लिख देता हूं, नेट फोर्स ऑन डायपोल will be zero in uniform electric field for all orientation। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों नेट जो आपका नेट फोर्स लिखना भूल गया मैं, या नेट फोर्स ऑन डायपोल will be zero in uniform electric field for all orientations। तो आप याद रखेंगे कि डायपोल के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ओरिएंटेशन के लिए जीरो ही होगा, चाहे आप जैसे भी रख दें। लेकिन कब होगा, जब वो कहां रखा हुआ हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? चलो इसको राइट डाउन कर लो। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं एक क्वांटिटी का जिसका नाम है टॉर्क। ठीक है, जब टॉर्क समझो कि क्या होता है, जैसे मान लो टॉर्क, अब इसका जिक्र आएगा डायपोल के ऊपर, टॉर्क, इसको टाउ है ना बच्चों, इसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। देखो मान लो कि अगर कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और यहां तुम इसका यहां पे कील ठोक दो, एक छोटा सा कील ठोक दो, यार नहीं भी ठोको कोई दिक्कत नहीं है, कील लगा दो। इसको पाइवोटेड बोलते हैं, पाइवोट करना। क्या बोलते हैं, पाइवोट करना। अगर तुमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, क्या लगाया, फोर्स, तो ये फोर्स लगाया तो ये इसके अबाउट रोटेट करेगा, इसके अबाउट नाचेगा। क्योंकि अगर तुम ऐसे फोर्स लगाओगे, जैसे देखो अब ये रॉड लेके मैं दिखा रहा हूं कि अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो देखो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
ये रोटेट हो रहा है, ये नाच रहा है, ये घूम रहा है, तो ये इसके ऊपर क्या हो रहा है आपका, नाच रहा है। तो यही जो फोर्स जो है एक रोटेशन जो पैदा करता है, इसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, टॉर्क। यानी फोर्स लगने से इसमें जो रोटेशन प्रोड्यूस हुआ, इस रोटेशन को क्या बोलते हैं, टॉर्क। ये आपका टॉर्क पैदा हो गया। आ रही है बात समझ में? तो बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो हमेशा फोर्स एक चीज पैदा करता है जिसका क्या नाम होता है, टॉर्क। अब ये टॉर्क कैलकुलेट कैसे होता है? तो देखो, जब भी कोई चीज नाचेगा तो किसी पॉइंट के अबाउट नाचेगा। जैसे देखो ये पॉइंट है, इसको मैं ढंग से फिर से बना दे रहा हूं। ये डायपोल में भी काम आएगा, इसलिए मैं तुमको थोड़ा इसका बैकअप दे रहा हूं। जैसे इसके अबाउट नाचेगा, जैसे पंखा, जैसे फैन देखते हो, तो फैन में जो आपका स्टिक लगा होता है, तो वो स्टिक के अबाउट फैन रोटेट होता है। तो वो स्टिक जो है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और दोस्तों यहां पे लग गया फोर्स, यहां पे फोर्स लग गया। तो अब ये फोर्स जो लग गया आपका, तो फोर्स जिस पॉइंट पे लगता है उसको हम लोग बोलते हैं, आप ध्यान से सुनते रहना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया उसको हमने कहा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो रेड मार्क मैंने दिखाया है, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो, और जिसका नाम होगा आर। ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से किसी भी पॉइंट, किसी भी बॉडी के लोकेशन को दिखाते हैं। तो ये आर इसकी लोकेशन बता रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में। ये जो आपका लाइन है ये बता रहा है पोजीशन किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग बोलेंगे आर। तो ये जो टॉर्क एक क्वांटिटी जो हो गई, जो नचाने वाला है, उसका वैल्यू होता है बच्चों आर क्रॉस एफ। तो कोई फोर्स कितना टॉर्क पैदा करेगा, कोई फोर्स कितना टॉर्क पैदा करेगा, इसके लिए उस फोर्स को आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और आर क्या है बच्चों, आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन with respect to axis of rotation। ठीक है ना। तो जो R है पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आपको टॉर्क निकल जाएगा। मतलब कभी भी आपको टॉर्क निकालना है तो R क्रॉस F कर दो। टॉर्क कौन पैदा करेगा, फोर्स पैदा करेगा। किसके अबाउट पैदा करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट करेगा। टॉर्क क्या करेगा, नचाएगा, है ना। ये सारा चीज आप ध्यान में रखो। अगर टॉर्क का कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मॉड ऑफ R क्रॉस F कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर के क्रॉस से एक वेक्टर ही पैदा होता है। तो ये टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है भाई। ये जो टॉर्क है इसके बारे में तुम बोल सकते हो ये एक वेक्टर है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। और इसका SI यूनिट हो जाएगा, ये देखो मीटर न्यूटन मीटर। ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में तुम जानते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड जो होता है वो RF साइन थीटा हो जाएगा। RF साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट करने तो आता होगा तुम्हें। A क्रॉस B जो होता है वो क्या हो जाता है, AB साइन थीटा। तो ये क्या हो गया आपका RF साइन थीटा। क्या हो गया बच्चों, RF साइन थीटा। तो हम लोग यहां पे, जहां थीटा क्या है, थीटा जो है आपका एंगल बिटवीन R एंड F है। फिलहाल इस केस में तो देखो ये F है
और ये R है, तो दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल कुछ भी हो सकता है। मान लो रॉड ऐसे मुड़ गया तो R ऐसे हो गया, फोर्स अभी भी है, तो एंगल बदल भी सकता है। तो ऐसा नहीं कि एंगल हमेशा 90 ले लेना। तो टाउ बराबर हो गया RF sin थीटा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग टॉर्क के बारे में जानेंगे। अब सवाल है कि अभी हम लोग एकाएक टॉर्क क्यों देखें। तो अभी मैं डायपोल के ऊपर, अब देखो इस रॉड को देख के तुम्हें कुछ तो लग रहा होगा कि हाँ जरूर यहाँ डायपोल पे टॉर्क लग सकता है। तो बच्चों अभी हम लोग डायपोल के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बीच में थोड़ा सा ये बताया। तो आप इसको केयरफुली अच्छे से राइट डाउन कर लो। अब मैं तुम्हें डायपोल के ऊपर टॉर्क कैलकुलेट करके दिखाता हूं। समझ गए? तो लिख लो इसको। तो बच्चों अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो जल्दी से हेडिंग दे दो, मैं इसको मिटाऊंगा। आप हेडिंग दे दो जल्दी से। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप जल्दी से हेडिंग दे दो। ओके, दे दिया हेडिंग आपने? चलो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं और देखते हैं क्या होता है, कितना टॉर्क लगेगा। तो मान लो ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो इस फील्ड में ये हमने रख दिया डायपोल। ठीक है, कुछ एंगल पे रख दिया जानबूझ के, क्योंकि बार बार 90 पे रखूंगा तो आपको लगेगा कि डायपोल हमेशा ऐसे ही रखते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। चलो, तो ये आपका मान लो प्लस चार्ज यहां पे, और ये इधर क्या है आपका माइनस चार्ज। प्लस माइनस, और डायपोल का जो मोमेंट का डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू किधर होता है, पॉजिटिव। ये इसके सेंटर वाले पॉइंट को मान लो O, जहां ये रखा हुआ है इसको मान लो A, और इस पॉइंट को मान लो B। ओके, अब ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल रखा हुआ है, तो तुम्हें पता है इसके ऊपर फोर्स लगेगा, प्लस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा F1, और माइनस क्यू पे इधर फोर्स लगेगा F2। दोनों फोर्स अपोजिट लगेगा। तो जरा इमेजिन करो कि अगर एक रॉड को कोई इधर फोर्स लगाए और कोई इधर लगाए, तो आपको क्या लगता है ये रॉड इस तरीके से रोटेट होगा या नहीं होगा? मतलब ये ऐसे लगा, ये ऐसे लगाए, तो ये रोटेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूं कि इस डायपोल के ऊपर जो यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है इसके ऊपर टॉर्क लग सकता है। यानी मेरे को निकालना है टाउ। व्हाट इज टाउ? तो टॉर्क ऑन डायपोल। अब देखो यहां दो दो फोर्स लग रहे हैं, तो टॉर्क इन दोनों फोर्स का होगा। तो जब नेट टॉर्क की बात करेंगे तो हम लोग टाउ 1 प्लस टाउ 2 करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो दोनों फोर्स के टॉर्क को कैलकुलेट करके उनको अगर ऐड कर दें तो अपने को डायपोल के ऊपर में
नेट टॉर्क कैलकुलेट हो जाएगा। चलो टाउ वन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो टाउ वन इज इक्वल टू तो टाउ वन इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा? तो टाउ वन इज इक्वल टू क्यू, टाउ वन इज इक्वल टू Q इंटू ई, है ना? Q इंटू ई, यानी ये सॉरी क्या लिख रहा हूं, टाउ वन इज इक्वल टू R1 इंटू F1। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि टॉर्क जो होता है पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, मल्टीप्लाइड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में देखनी है? यहां से। तो देखो ये O से A तक जो वेक्टर है, ठीक है ना, ये जो वेक्टर है OA, ये रिप्रेजेंट कर रहा है R1 को, क्योंकि यहां से देखो इस वेक्टर का हेड यहां, टेल यहां, तो ये OA वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? R1 को। तो आप टाउ वन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? OA क्रॉस F1। ठीक है, इसको रहने दो, आगे बढ़ते हैं। टाउ टू, तो बच्चों टाउ टू क्या होगा? टाउ टू मतलब इस F2 की वजह से, तो देखो F2 फोर्स यहां पे लग रहा है, तो इसके लिए पोजीशन यहां से, ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहां लिख दिया AOR। AOR का मतलब समझ गए ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से बात करें तो इस B का जो पोजीशन वेक्टर है, आपको अभी बताया था कि हेड होना चाहिए जहां पे फोर्स लग रहा है, तो O से B तक एक एरो ड्रॉ करेंगे, है ना? R2 नीचे ड्रॉ करेंगे। ध्यान से सुनो, R2 नीचे क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है? B पे। तो B हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और टेल हो गया आपका यहां पे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो OB, जैसे OA था यहां हो जाएगा OB। तो टाउ टू बराबर लिखेंगे R2 इंटू F2, और OB जो होगा वो काम करेगा किसका? R2 का। तो टाउ टू इक्वल्स टू बच्चों ये हो जाएगा OB क्रॉस F2। चलो यहां तक तो आ गई बात समझ में हम लोगों को। अब कुछ ढेर सारा चीज देखो, OA वेक्टर ऊपर की ओर है, OB वेक्टर नीचे की ओर है, तो ये दोनों लेंथ देखो, ये अगर ये सेंटर पॉइंट है तो ये लेंथ इक्वल है, और डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट। OA ऊपर, OB नीचे। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, यहां पे बहुत इजीली लिख सकते हैं OA हम लोग बहुत आसानी से लिख सकते हैं OB, है ना? OB इज इक्वल टू माइनस BO। ठीक है, देखो OB का मतलब हुआ O से B, अब BO का मतलब हो गया B से O, तो O से B, अब B से O का मैग्नीट्यूड तो सेम, बस डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो जहां OB है वहां क्या लिख सकते हो? माइनस BO। अब ये क्यों कर रहे हैं अभी सब समझाता हूं मैं, ठीक? अच्छा एक काम और देखो, अगर एक वेक्टर होता B से O और उसमें ऐड करते O से A, देखो ध्यान से, ये हो गया B से O और ये हो गया O से A, तो टोटल हो गया, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे BO, ये हो गया BO और ये हो गया OA, तो अगर ऐड करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा हमारा क्या? AB। तो हम लोग यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, BO, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, बस थोड़ा वेट करो, सब समझ में आ जाएगा। BO प्लस OA इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों? AB। इतना काम हमने साइड में कर लिया। अब आ जाओ वापस, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना भाई? तो नेट टॉर्क। तो नेट टॉर्क इक्वल्स टू, देखो अब यहां पे हम लिखते हैं नेट टॉर्क इक्वल्स टू टाउ वन प्लस टाउ टू
टाउ 1 की जगह क्या लिखोगे? टाउ 1 की जगह लिखोगे OA क्रॉस F1। टाउ 2 की जगह क्या लिखोगे? OB क्रॉस F2। ओके, फिर लिखेंगे OA और F1 की जगह क्या लिख सकते हैं? तो देखो यहां पे जहां लिखा हुआ है आपका F1, तो फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर फॉर्म में है तो साइन के साथ, तो पॉजिटिव चार्ज है तो Q इंटू E। क्लियर है? फिर लिखेंगे प्लस OB और F2 की जगह क्या लिखेंगे? F2 फोर्स देखो इस पे लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे, तो क्या लिखोगे? माइनस Q इंटू E। माइनस क्यों लिखे समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब खुद सोच के देखो, अगर ये माइनस, ठीक है ना, अगर ये माइनस इसे दे दिया जाए, जैसे यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि OB इक्वल्स टू माइनस BO, अगर ये माइनस इधर भी ला के डाल दें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बच्चे, OB इक्वल टू माइनस BO, तो BO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस OB। अरे भाई इक्वल का साइन है, माइनस इधर दो या इधर दो क्या फर्क पड़ता है? OB इक्वल टू माइनस BO तो BO इक्वल टू माइनस OB। चलो, तो ये माइनस अगर इसे दे दिया जाए तो ये OB की जगह BO हो जाएगा, तो देखो क्या हो गया फिर, AO क्रॉस QE प्लस, अब ये माइनस अगर इसे दे दिया जाए तो ये हो जाएगा BO क्रॉस Q इंटू E। कोई पूछेगा ये माइनस कहां गायब हो गया, तो कहना OB की जगह क्या हो चुका है? BO। OB को BO में कन्वर्ट करने में ये माइनस खर्च हो गया। अब आपके सामने ये आ रहा है, अब इसमें क्या करो आप QE कॉमन ले लो, देखो QE यहां भी है, QE यहां भी है। अब हम लोग रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, तो टाउ इक्वल्स टू, अगर आपने QE कॉमन ले लिया तो क्या बचा? OA प्लस BO और ब्रैकेट अक्रॉस Q इंटू E। थोड़ा कंजस्टेड है, थोड़ा ध्यान से लिखना आप ये। अब देखो AO प्लस BO, AO है ना प्लस BO, देखो OA प्लस BO, क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं AB। तो फाइनली टाउ इज इक्वल टू, देखो क्या आ गया, AB क्रॉस Q इंटू E। अच्छा, यहां पे AB वेक्टर है, E वेक्टर है, Q तो स्केलर है, तो Q को इन लोगों के साथ दे दो, तो टाउ इज इक्वल टू QAB, QAB, ये AB नहीं BA होगा ना भाई, यार गलत लिखा हुआ है, ये B टू A होगा, देखो यहां मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखना, B से O, O से A, B से O, O से A, तो ये क्या हो गया? BO, ये हो गया OA, तो कंप्लीट वेक्टर क्या बन गया? B टू A, तो BA वेक्टर बन गया, है ना? तो यहां हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया था BA। चलो, तो ये आपका हो गया, तो इस तरीके से OA अब BO को ऐड करने से क्या बना? BA। तो BA, तो Q इंटू BA क्रॉस E। क्लियर? अब देखो QBA को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो QBA को क्या लिख सकते हैं। एक चीज पढ़े थे हम लोग, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव और डिस्टेंस होता है B से लेके A तक। कहां से कहां तक? B से A तक। तो डायपोल मोमेंट को अगर हम लोग चाहें तो वेक्टर BA, तो BA में देखो सब कुछ आ गया, BA में सब कुछ आ गया, BA में आपका आ गया क्या? B से A तक का डायरेक्शन, और ये BA वेक्टर का मतलब ही हो गया ये टोटल लेंथ। तो BA क्रॉस Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P। तो BA इंटू Q को हम लोग P लिख सकते हैं। तो यहां QBA को हम लोग चाहें तो P लिख सकते हैं। और देखो ये फाइनल रिजल्ट हम लोग का आ गया कि टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। क्या आ गया बच्चों? P क्रॉस E।
तो ये किसी भी डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क है जिसे हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं। तो ये कोई बहुत टफ नहीं है, आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, ठीक है ना। तो मैं पानी पी लूं, उसके बाद बताता हूं आपको। तो आप ये समझो, ये बहुत टफ नहीं है। कहां कहां आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक बार बताता हूं कहां कहां आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये कैलकुलेशन देख के थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन ये आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन भी आपके बोर्ड में आ सकता है कि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मैं थोड़ा ढंग से आपको फिर समझा दूं, तो एक बार केयरफुली सुनना। देखो ये डायपोल रखा हुआ था, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स F1 इधर लगा, इस पे F2 किधर लगा, इधर, ठीक है। अब ये फोर्स एक टॉर्क पैदा करेगा, तो वो टॉर्क कितना होगा, तो वो टॉर्क होगा R1 क्रॉस F1। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो इस फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर O से A तक, दैट्स व्हाई हमने यहां लिख दिया OA इंटू F1। इस वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर होगा O से B तक, तो O से B तक तो देखो हमने लिख दिया OB इंटू F2। ये तो सिंपल था। फिर एक बात देखो जो हमने लिखा यहां पे कि OA और ये क्या है, BO। OA ये है BO। अच्छा, BO से B इधर है तो B से O उधर होगा, और O से B इधर है तो B से O किधर होगा, उधर। तो OB और BO दोनों अपोजिट हुआ, तो OB इक्वल्स टू माइनस BO, ठीक। उसके बाद एक चीज देखो जो मैंने यहां समझाया था तुमको, B से O और O से A, तो ये हो गया BO और ये हो गया OA। अगर पूरे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या वेक्टर बनेगा, B2A BA। तो वही चीज यहां पे देखो, BO प्लस OA इक्वल टू BA, है ना। चलो अब क्या हुआ कि जब हम लोग टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए गए तो टाउ1 में देखो क्या था, OA इंटू F1। तो देखो OA इंटू F1। टाउ2 में क्या था, OB इंटू F2। तो देखो OB इंटू F2। अब F1 की जगह हमने क्या लिखा, QE, और F2 की जगह क्या लिखा, माइनस QE। माइनस चार्ज है, साइन के साथ रखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में। अब ये माइनस अगर BO को खिला दें तो BO के आगे अगर माइनस आएगा, BO के आगे अगर माइनस आएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां माइनस OB, जैसे देखो OB इक्वल टू माइनस BO, तो माइनस OB इक्वल टू BO, तो ऑटोमेटिकली ये BO बन गया। कोई पूछे OB से BO कैसे बन गया, तो कहना ये माइनस हमने इसको दे दिया है। चलो अब QE कॉमन ले लो, तो QE कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बचेगा OA प्लस BO। तो देखो OA प्लस BO, तो OA प्लस BO को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BA। अब QBA क्या होगा, तो QBA तो डायपोल मोमेंट है। क्यों डायपोल मोमेंट है, तो BA का मतलब हो गया B से A तक की लेंथ और डायरेक्शन B से A की ओर। तो आप तो समझते हो ना कि अगर इस लेंथ को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, और डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, तो BA का वेक्टर फॉर्म को Q से मल्टीप्लाई करने पे तुमको वेक्टर फॉर्म में क्या मिल जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो ये पूरा डायपोल मोमेंट हो गया, तो टॉर्क बराबर क्या कैलकुलेट होके आ गया, P क्रॉस E। तो हर एक चीज को मैंने ढंग से बता दिया है, आप थोड़ा तरीके से देख लो। कंपटीशन के लिए यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, P क्रॉस E। तो किसी भी डायपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर लगने वाला टॉर्क जो होता है डायपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बीच का सारा डाटा का जरूरत है ही नहीं कंपटीशन के लिए। कंपटीशन के लिए तो बस टॉर्क निकालना है, तो डायपोल मोमेंट को क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन बोर्ड्स भी तो आपको देना है, तो आप उसमें ध्यान से लिखेंगे। लिखने में किस सीक्वेंस में गड़बड़ मत कीजिएगा। सबसे पहले इसे लिखना है, ये ब्रैकेट में मैथमेटिकल टूल के रूप में लिख दिया मैंने, इसे लिखना है, और फिर यहां पे ये और फिर लास्ट में। ओके बच्चों, तो इसको एक बार राइट डाउन कर लो आप। तो दोस्तों ये रहा अपना फील्ड। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया, अब उसको मैं थोड़ा अप्लाई करके दिखाता हूं तुम्हें। ओके, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है।
और इसमें आपका इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इस तरीके से, ठीक है। अब ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये एंगल है थीटा। थीटा कैसे है सो देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो होता है वो किसका डायरेक्शन होता है बच्चों, वो होता है P का। तो P इधर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सामने हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ऑटोमेटिकली टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा PE साइन थीटा, है ना। जहां थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, ठीक है। और टॉर्क का अगर कोई डायरेक्शन आपसे पूछता है तो आप यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ। सीधी सी बात है, देखो फॉर्मूला अपना क्या था, टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो पहले क्या लिखा हुआ है P और बाद में कौन है E। तो अपने फिंगर को P के लॉन्ग रखो और E के लॉन्ग कर्ल करो, है ना। हमने क्रॉस प्रोडक्ट में इस बात को पढ़ा है कि जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है उसके लॉन्ग फिंगर को रखो और बाद वाले के लॉन्ग क्रॉस करो, तो आप देखोगे कि डायरेक्शन किधर आ गया है, इनवर्ड। तो सीधी सी बात है, राइट हैंड थंब रूल से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे अगर कोई पूछेगा टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, फिलहाल जो डायग्राम बनाया हुआ है तो इस केस में ये डायरेक्शन इनवर्ड है, और इनवर्ड को हम लोग क्रॉस करके दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं बच्चों, क्रॉस करके। ये इनवर्ड कैसे आया, समझ में आई ना बात, ठीक है। चलो अब खुद देखो कि ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा। तो भैया जब थीटा मैक्सिमम होगा, साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा उसी समय होगा। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। देखो थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली आपका साइन 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा PE। कितना हो गया बच्चों, P इंटू E। ये क्या आ गया, टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो जब आपका मान लो फील्ड ऐसे है, जब फील्ड आपका ऐसे है और डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, तो एंगल 90 का हो गया। इस समय टॉर्क की वैल्यू जो होगी मैक्सिमम। अच्छा, टॉर्क जीरो कब होगा, तो सीधी सी बात है, जब ये थीटा का वैल्यू 0 होगा या 180। जैसे खुद देखो, अगर मान लो ये फील्ड है इस तरीके से, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल जो है आपका ऐसे रखा हुआ है, डायपोल रखा हुआ है इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस। अब तुम खुद देखो, डायपोल अगर ऐसे रखा हुआ है, ये डायपोल रखा हुआ है, तो डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो इस केस में जो थीटा है वो कितना हो गया, 0 डिग्री। तो थीटा 0, तो इसका मतलब P क्या हो गया, 0। P लिख रहा हूं मैं। टॉर्क क्या हो गया, 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 डिग्री। तो अगर डायपोल अगर फील्ड के एलोंग ओरिएंट किया हुआ है, फील्ड के एलोंग रखा हुआ है, तो टॉर्क क्या हो गया, 0। उस केस में नहीं नाचेगा, अगर ऐसे रख दोगे तो नहीं नाचेगा। एक और देखते हैं, अगर ये एंटी पैरेलल हो, जैसे कि मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल ठीक इसके अपोजिट रखा हुआ है, लाइक ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 180। तो थीटा यहां पे आपका बच्चों आ गया 180। तो 180 करने पे भी टॉर्क क्या आएगा आपका, 0। तो इस केस में भी टॉर्क आपका यहां पे क्या निकल के आ रहा है, 0। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पे, और टॉर्क 0 कब कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी और 180 मतलब डायपोल अलोंग द फील्ड रखा हुआ हो या अपोजिट।
ये दो केस में टॉर्क जीरो, बाकी में नॉन जीरो, और नॉन जीरो में भी मैक्सिमम कब, जब 90 डिग्री। तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। फोर्स में हमने क्या लिखा, फोर्स के केस में हमने लिखा कि फोर्स जो है आपका वो डायपोल पे हमेशा आपका क्या होता है, जीरो, चाहे कैसे भी रख दो, नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है। लेकिन टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी जीरो हो सकता है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क जीरो होने का सिर्फ दो कंडीशन है, कब कब, जब डायपोल फील्ड के या तो पैरेलल रखा हो या तो एंटी पैरेलल। इन दो केस में टॉर्क जीरो और बाकी सारे केसेस में टॉर्क नॉन जीरो। क्लियर? लेकिन फोर्स क्या होगा, ऑलवेज जीरो। ये सब बात हम लोग कब कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, चलो तो अब आगे देखते हैं, इसको लिख लो पहले आप। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जरा यहां पे ध्यान से देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इक्विलिब्रियम एक टर्म है, इक्विलिब्रियम में बच्चों दो टाइप आता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम में एक टाइप आता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा आएगा बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम। बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का जीरो होना जरूरी है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का जीरो होना जरूरी है, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क का जीरो होना जरूरी है। तो देखो यहां नेट फोर्स का जीरो होना चाहिए और यहां क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क। तो नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, सिर्फ नेट टॉर्क जीरो होगा तो बॉडी कैसा होगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। और अगर ये दोनों ही होगा, यानी कि नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट टॉर्क भी जीरो हो, तब जाके बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में। देखो ये सारी कंडीशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम में। सिर्फ अगर फोर्स जीरो हो तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अगर सिर्फ टॉर्क जीरो हो तो उसको बोलेंगे रोटेशनल में। तो अब डायपोल में तुमने क्या देखा, डायपोल के केस में तुमने देखा कि भाई डायपोल को कैसे भी रख दो, इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, यानी डायपोल के ऊपर में जो लगने वाला फोर्स है, देखो फोर्स तो आपको मैंने लिखवाया कि फोर्स जो है ये हमेशा डायपोल के ऊपर में क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब है डायपोल को कैसे भी रख दो, डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलवेज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। डायपोल ऑलवेज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों टॉर्क का जीरो होना चाहिए। और टॉर्क जीरो कब होता है, जब एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री। तो हम लोग यहां पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि डायपोल विल बी ऑलवेज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अब टीई लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में, टीई, फॉर ऑल ओरिएंटेशन
in uniform electric field, uniform electric field. तो dipole will be always in translational equilibrium for all orientation in uniform electric field. लेकिन जब बात आएगी रोटेशनल तो उसको लिख देंगे dipole will be in rotational equilibrium for theta equals to 0 and theta equals to 180 degrees. तो बच्चों डायपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा कब? 0 और 180 के लिए, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ये ऑलवेज होगा। तो कोई पूछेगा ठीक है ये तो हमेशा होगा और ये 0 और 180 के लिए होगा, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा? तो इक्विलिब्रियम में इन दोनों को 0 होना जरूरी है, तो ऐसा तो सिर्फ दो समय होगा। कब कब? 0 और 180 पे। 0 और 180 पे ये भी 0 और ये तो खैर हमेशा 0, तो दोनों 0 कब होगा? 0 डिग्री और 180 पे। तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, पहले आप इसको राइट डाउन कर लो फिर मैं इसको लिखता हूं। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हम लोग यहां पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डायपोल will be in equilibrium for 0 degree and 180 degree only if it is placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ध्यान देना, तो डायपोल आपका इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में होगा मतलब रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी, तो उन दोनों इक्विलिब्रियम में होगा तभी उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैंने सिर्फ लिखा इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ अगर इक्विलिब्रियम की बात आएगी तो ऐसा सिर्फ दो टाइम पे होगा, 0 डिग्री और 180 पे। फोर्स अपनी तरफ से हमेशा सपोर्ट करेगा, लेकिन टॉर्क इन्हीं दो टाइम पे 0 होगा, तभी बॉडी पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में आएगा। अब इक्विलिब्रियम में भी दो टाइप के हो सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। तो अभी अपने को यह आइडेंटिफाई करना है कि डायपोल किस एंगल के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और किस एंगल के लिए अनस्टेबल में। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मान लो कि आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये भी दो केस में बना रहा हूं, और वहां से तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। देखो भाई, कोई इक्विलिब्रियम को स्टेबल कब बोलते हैं? स्टेबल तब बोलते हैं कि जब वो इक्विलिब्रियम में हो और उसको अगर आप डिस्टर्ब भी करो तो वापस अपने इक्विलिब्रियम में आने की उसकी टेंडेंसी हो, मतलब फिर से वो अपना पोजीशन को रीस्टोर कर ले। जैसे देखो पहला केस, अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री वाला केस देखें तो थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री वाला केस देखेंगे तो ये रहा हमारा डायपोल। ठीक है, ये हमारा डायपोल रहा, ये आपका उसका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और दोस्तों ये हो गया आपका माइनस क्यू। अब देखो कि ये आपका डायपोल है, अब इसको थोड़ा टिल्ट भी कर दो। अभी देखो इक्विलिब्रियम में है, 0 डिग्री एंगल है, अगर इसको थोड़ा तुमने टिल्ट भी कर दिया, मान लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, मैं एक बार बना के दिखा रहा हूं आपको। अगर आपने इसको थोड़ा टेढ़ा भी कर दिया तो देखो ये प्लस यहां, ये माइनस यहां, तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये फोर्स टॉर्क पैदा करेगा और ये फिर से वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर भी दिया तो ये अपने पोजीशन को रीस्टोर करना चाहता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री पे जो इक्विलिब्रियम हमें मिलेगी वो इक्विलिब्रियम में होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना इन सभी चीजों को, ये सारे कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो अगर 0 डिग्री पे होगा तो वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात। चलो, लेकिन अगर इस डायपोल को आपने रख दिया ठीक इसके अपोजिट, लाइक दिस, है ना, ये रख दिया आपने कितने डिग्री के लिए, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्रीज के लिए। अब ये इक्विलिब्रियम में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि थीटा 180 पे नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा भी अब डेविएट कर दिया, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने इसको डेविएट कर दिया, तो खुद देखो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे ऐसे लगेगा, तो क्या ये इस स्थिति में रहेगा या वो ऐसे घूम जाएगा? तो बिल्कुल सही, यहां पे अगर थोड़ा भी टेढ़ा करेंगे तो ये वापस नहीं आएगा, बल्कि उल्टा और घूम जाएगा। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये कैसा होगा बच्चों? अनस्टेबल, क्योंकि यहां पे अगर उसे हम थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हैं तो उसे वापस अपने कंडीशन में आने की कोई भी चेष्टा यानी टेंडेंसी नहीं होती है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये हो गया कि डायपोल इक्विलिब्रियम में होगा 0 और 180 के लिए, याद रखना 0 के लिए इक्विलिब्रियम हो जाएगा स्टेबल और 180 के लिए हो जाएगा अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब समझ गए? स्टेबल कहने का मतलब है कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो अपने स्थिति को मेंटेन रखना चाहता है, और यदि वो 180 पे है और वो अनस्टेबल इसलिए है कि इक्विलिब्रियम में है तो ठीक, लेकिन जैसे ही आप डिस्टर्ब करोगे तो वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलो, तो इसको लिख लो। अब डायपोल के ऊपर एक लेक्चर अपना और लगेगा कल, जिसमें हम लोग सीखेंगे डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी, डायपोल का वर्क डन, और डायपोल एसएचएम भी करता है। ठीक है ना? और इस तरीके से हमारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो इसको राइट डाउन कर लेना आप, और जितनी भी चीजें लिखवाई जा रही है उसको आप अच्छे से लिखते जाओ। लेक्चर्स को लेके एकदम अपडेटेड रहो। देखो, हम पूरे डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, आपको भी डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो अच्छे से पढ़ाई करना और इसको लिख लो।